स्पेशल एडिशन साबरमती रिवर फ्रंट से आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। गुजरात चुनाव में अब तमाम राजनीतिक दलों ने अपने अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश शुरू कर दी है और सबसे ज्यादा नजर अगर किसी पर है तो वो है मुस्लिम वोट बैंक पर, क्योंकि बीजेपी से इतर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अपने अपने वोट बैंक को एकजुट रखने की तमाम कोशिशें कर रही हैं, क्योंकि इस चुनाव में आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो चुकी है और असदुद्दीन ओवैसी भी चुनावी ताल ठोक रहे हैं। आज असदुद्दीन ओवैसी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कब्रिस्तान को लेकर बयान दिया और उन्होंने ये बताया कि वो इस चुनाव में क्यों आए हैं और इस चुनाव में जनता का प्यार उन्हें क्यों मिलने वाला है। सवाल ये है कि बार बार मुसलमानों को लेकर बयान दिए जा रहे हैं, क्या इस चुनाव में बहुसंख्यक यानी कि हिंदू वोटर एकजुट है और मुस्लिम वोटर्स में टूट फूट का जो डर है वो राजनीतिक दलों में है। इसी वजह से तमाम जो दल हैं वो मुस्लिम वोटर्स को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी पर करेंगे बड़ी बहस, लेकिन पहले आप सुनिए आज असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं पहली मर्तबा यहां पर नहीं आया हूं गुजरात को। जब 2002 के फसादात चल रहे थे तो मैं हैदराबाद से 50 लाख की दवाओं के साथ 20 डॉक्टरों को लेकर आया था। शालम की दरगाह में हम लोग रुकते थे, वहां पर हमने कैंप चलाया, वटवा में चलाया, जूहापुरा में चलाया। शायद इस इलाके में आए थे या नहीं आए थे मुझे नहीं मालूम, मगर हम गुजरात को आए हैं। मैं आपको वादा कर रहा हूं कि मैं सिर्फ चुनाव के तक गुजरात को नहीं आया हूं, अल्लाह जब तक मुझे जिंदा रखेगा मैं आता रहूंगा। मेरी सियासी जिंदगी आवाम के दरमियान में रही है और जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा कब्रिस्तान को, किसी कब्रिस्तान को मुझे नहीं मालूम, मैं तुम्हारे ही कंधों पर जाऊंगा, मगर जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा मैं आपको इत्मीनान दिला रहा हूं कि जुल्म को मैं बर्दाश्त नहीं करता, जालिम से हाथ नहीं मिलाता। मैं किसी ताकतवर के आगे सर नहीं झुकाता। मैं आवाम का था, मैं आवाम का ही रहूंगा। मैं आपका खादिम हूं और आपके दरमियान में रहकर हम लड़ाई लड़ते हैं। मुझे कोई मंत्री संतरी बनने का शौक नहीं है, मुझे सिर्फ इतना मेरी जिंदगी का मकसद है कि जब मैं दुनिया से चला जाऊं तो गरीब कहे कि हाँ इसके दिल में हमारे लिए थोड़ी सी मोहब्बत थी, ये हमारी आवाज था, ये हमारी ताकत था। और देखिए, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त साबरमती रिवर फ्रंट पर मौजूद हैं। उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर कमलेश राजगौर, स्पोक्सपर्सन बीजेपी, स्वागत है आपका। पार्थिव राज काटवाड़िया हमारे साथ हैं, स्पोक्सपर्सन कांग्रेस। इरफान शेख हमारे साथ है AIMIM का पक्ष रखने के लिए, और हमारे साथ विष्णु पांड्या जुड़ेंगे, सीनियर जर्नलिस्ट, और दिलीप गोहिल सीनियर जर्नलिस्ट भी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद रहेंगे। सबसे पहले मैं शुरुआत इरफान शेख जी आपसे ही कर रही हूँ। मुस्लिम वोट बैंक पर सभी की निगाहें हैं, कांग्रेस की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं, और जब आपके नेता आते हैं यानी कि असदुद्दीन ओवैसी साहब आते हैं तो वो भी कब्रिस्तान की बात करते हैं। यूपी चुनाव में इसकी खूब चर्चा हुई थी, लेकिन गुजरात में भी क्या आपको लगता है कि इससे आप बुना पाएंगे और मुस्लिम वोटर्स को अपनी तरफ खींच पाएंगे? जी प्राची, 100% इस वक्त मुसलमान गुजरात का यूपी से सीख ले रहा है कि जो गलती यूपी के मुसलमानों ने की है वो गुजरात के मुसलमान नहीं करेंगे। और रही बात मुस्लिम के वोट की तुष्टीकरण की या मुस्लिम वोट बैंक की, तो कल तक कांग्रेस ने मुस्लिम समाज का वोट बैंक के तरीके से इस्तेमाल किया है और मुस्लिम समाज 1992 के बाद आहत था, बाबरी ध्वंस के बाद आहत था, जाए तो जाए, जाए किधर। मजबूत विकल्प न होने के कारण मुस्लिम वोट आपस में बटा और बटने के कारण मुस्लिम क़यादत नहीं मिलने के कारण मुस्लिम वोट बिखरा पड़ा, मुस्लिम समाज बिखरा पड़ा। लेकिन आज गुजरात के ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को असदुद्दीन ओवैसी साहब के बीच में, उनके किरदार में मुस्लिम के लीडर की झलक दिख रही है, मुस्लिम की क़यादत दिख रही है। इसलिए आज पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान, पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिम नौजवान उनकी क़यादत को स्वीकारने के लिए तैयार हैं। अब सबसे बड़ी मुसीबत पार्थिव राज जी आपके लिए है, क्योंकि आप तो कोर वोट बैंक मुसलमानों को हमेशा आपने समझाया और आपका वोट बैंक वो है भी, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जब से आए हैं आपको भी डर सता रहा है। यही वजह है कि आपके प्रत्याशी ये कहने लगे हैं कि देखिए मुसलमानों को सिर्फ कांग्रेस ही बचा सकती है। प्राची जी, खास करके आपने जिस मुद्दे की बात की उस मुद्दे के ऊपर आते हुए मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गुजरात के 4 करोड़ 90 लाख वोटर्स की बात करती है।
6 करोड़ से ज़्यादा जनता की बात करती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बात करती है कि जब मोरबी दुर्घटना होती है, ब्रिज टूटता है किसी के करप्शन की वजह से, सत्ता में बैठे हुए लोगों की नाकामयाबी की वजह से, तो गिरने वाले लोगों में कौन कौन से धर्म के होता है, कौन सी जाति का होता है, हमें नहीं पता। हम वो मुद्दा उठाते हैं। हम वो मुद्दा उठाते हैं कि तक्षशिला कांड में जो 24 बच्चे आग की वजह से उन्होंने अपनी जान गंवाई, कई परिवारों ने अपने घर का चिराग खोया। हम बात करते हैं उन 24 परिवार की तक्षशिला कांड की। हम ये नहीं कहते कि वो मरने वाला इंसान कौन सी जाति का था, कौन से धर्म का था। कोरोना में ऑक्सीजन की वजह से, बेड की वजह से और कहीं ना कहीं रेमडेसिविर या दवाइयां न मिलने की वजह से कई लोगों ने जान गंवाई। हमने कभी नहीं बोला कि ये कौन से धर्म का था, कौन सी जाति का था। हम हमेशा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गुजरात की 4 करोड़ 90 लाख वोटर्स और 6 करोड़ से ज्यादा जनता की बात करती है और वही करती आएगी। हमने बात की है चुनाव में महंगाई की। आज सिलेंडर 1200 रुपए पहुंच गया है। आज महिलाएं अपने घर पे तेल का डब्बा लाने में सोचती है, दिवाली के टाइम पे तेल का डिब्बा 3000 रुपए तक पहुंच गया है। आज गुजरात में 40 लाख से भी ज्यादा शिक्षित युवा बेरोजगार है। जब भी वो बेचारे परीक्षा की तैयारी करते हैं और पेपर लीक हो जाता है। नरेंद्र भाई मुख्यमंत्री होते तब भी पेपर लीक हुआ, आनंदीबेन मुख्यमंत्री बनी तब भी पेपर लीक हुआ, उसके बाद विजय भाई हुए तब भी पेपर लीक हुआ और भूपेंद्र भाई बोले तब भी, भूपेंद्र भाई बने तब भी पेपर लीक हुआ। क्या जरूरत पड़ गई? आप इन मुद्दों की बात करते ना, आप इन मुद्दों की बात करते ना, आप सवाल सुनेंगे नहीं सर। अगर आप एक ही बात बोलते रहेंगे तो फिर ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। फिर चंदन ठाकुर को जरूरत क्यों पड़ गई है कहने की कि मुसलमानों की रहनुमा सिर्फ कांग्रेस है? आप मुझे ये बताएंगे वीडियो कब का है? आप मुझे बताइए वीडियो कब का है? कल का है, परसों का है, उसके हफ्ते पहले का है, नॉमिनेशन बनने के बाद का है, कब का है? कभी का हो, लेकिन मुसलमानों की बात तो कर रहे हैं ना। इंडिया टीवी मुसलमानों की बात तो कर रहे हैं ना। आप ये बताइए, किसी की पुष्टि करने नहीं बैठे हैं पार्थिव राज जी। आपसे एक सीधा सा सवाल पूछा गया था, आप नकार दीजिए। फिर आप नकार दीजिए, आप बोल दीजिए कि उन्होंने नहीं बोला है। आप नकार दीजिए ना कि नहीं बोला है। आप बोल दीजिए कि नहीं बोला। वही तो कह रहा हूँ, नहीं बोला चंदन ठाकुर ने ऐसा, नहीं बोला चंदन ठाकुर ने ऐसा, सवाल कैसे? नहीं बोला चंदन ठाकुर ने ऐसा। सवाल कैसे? आप छोड़ दीजिए, आप ये बता दीजिए ना, बताइए चंदन ठाकुर ने ऐसा बोला है कि नहीं बोला है? भूल गए? चंदन ठाकुर ने बोला है कि नहीं बोला है? आप यूपी ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी ना। आप मुद्दे से भागेंगे, जनता साफ देख रही है कि आपको सवालों के जवाब देने नहीं है। आपसे जब आपके प्रत्याशी को लेकर सवाल पूछा जाए तो आपके पास जवाब है नहीं। खैर, मैं कमलेश जी के पास जा रही हूँ। पार्थिव राज जी, ऐसे सिर्फ अपनी बात कहने के लिए आए, सवालों के जवाब अगर आपको नहीं देने तो फिर ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। कमलेश जी, अब सवाल इस बात को लेकर खड़ा हो रहा है। सर, आप नहीं बताएंगे मुझे किससे क्या सवाल पूछना और मुझमें कितनी हिम्मत है? आप ये मुझे नहीं बताएंगे। नहीं तो मैं आपसे सवाल तो पूछूंगी ना। सवाल करना मेरा काम है, सवाल करना मेरा काम है। आप मुझे मेरे काम से नहीं रोक सकते हैं। पहली बात आप ये सुन लीजिए पार्थिव राज जी, और आप तय नहीं करेंगे मुझे किससे कौन सा सवाल पूछना है। यही बहुत आसान तरीका है, ये बहुत आसान तरीका है, ये बहुत आसान तरीका है सर, मुद्दे से भटकाने का। और पूरे ही डिबेट को आप अपनी दिशा में ले जाएंगे। आपके ध्यान में मैं फंसने वाली नहीं हूँ। खैर कमलेश जी, ये जो चुनाव है, अब ऐसा नजर आ रहा है कि जो बहुसंख्यक वोट है वो एकजुट है, क्योंकि अब बात सिर्फ मुसलमानों की हो रही है और उन्हीं वोटों को की टूट फूट की बात कही जा रही है। तो ये तो सीधे सीधे आपको फायदा मिल रहा है इससे। नहीं, फायदे और नुकसान की बात नहीं है मैडम। यहाँ आपकी ये जो अदालत चल रही है यहाँ, इसमें आपने बताया है कि अब की बार किसकी सरकार, तो गुजरात की जनता ने तो ठान ली है कि अब की बार भाजपा की सरकार। यहाँ जो चुनाव लड़ रहा है ये चुनाव, तो उसमें एक जो पार्टी है वो पार्टी टूरिस्ट, जैसे टूरिस्ट पॉलिटिक्स रमती है, पॉलिटिक्स के हिसाब से वो लोग टूरिस्ट की तरह यहाँ आए हैं और चुनाव लड़के कहाँ चले जाएंगे वो हमें पता नहीं है। दूसरी जो पार्टी लड़ रही है हमारे सामने, मेन पार्टी, जैसे आप बोल रहे हैं कि यहाँ गुजरात में लोकशाही नहीं है, बोलने की आवाज़ की, ऐसे किसी को बोलने नहीं देते, लेकिन आपने देखा कि यहाँ कैसे बात की जाती है और लोकशाही की तरफ दूसरा चुनाव में अंदर दूसरी पार्टी भी कैसी बात करती है, आराम से अपनी बात रख सकती है। तो ऐसी जो पार्टी है वो अपना जनमत बचाने के लिए यहाँ चुनाव लड़ती है। और भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव के मैदान में उतरी है तो वो पूरा प्रजा के समर्थन के साथ ये 7वीं बार सरकार बनाने के लिए ये चुनाव में
प्रजा के बीच में आ गई है। नहीं, कमलेश जी, अब की लेकिन बात आपका रही जो काम अब की आसान बात है, रही वो तो आपने असदुद्दीन ओवैसी और आम आदमी पार्टी ने नहीं कर जो दिया है। जो वोट आपने बैंक जो प्रश्न है वो छेड़ा बचा है, जो प्रश्न छेड़ा है, जो हिंदू और मुसलमान, तो यहाँ तो 20 साल पहले ऐसा होता था कि हिंदू और मुसलमान का बंटवारे की बात होती थी। यहाँ अभी ऐसा कोई माहौल नहीं है कि ये हिंदू है और ये मुसलमान है। गुजरात की भाजपा की सरकार, हम बोलते हैं सबका साथ और सबका विकास, तो यहाँ देख सकते हैं आप जो यहाँ हम बात करते हैं वो ये रिवर फ्रंट, सबसे ज्यादा यहाँ मुस्लिम समुदाय की बस्ती रहती है। आप देख सकते हो आते जाते यहाँ सब किसका यूज कर रहे हैं, वही समाज यूज कर रहे हैं। तो सबके विकास के लिए यहाँ काम हो रहा है। यहाँ पीछे अटल ब्रिज, तो अटल ब्रिज बना तो विस्तार के हिसाब से नहीं देखा। भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं बोला था कि हमें वोट देंगे तो ऐसा हम विकास करेंगे, ये लोगों के लिए हम फायदा करेंगे। और सबका साथ सबका विकास सिर्फ और सिर्फ आपका एक जुमला रह गया है। मेरे साथ और भी मेहमान है, मैं उनका रुख करूंगी। हमारे साथ विष्णु पांड्या जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, और दिलीप गोहिल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु जी, ये जो चर्चा वोट बैंक को लेकर हो रही है, गुजरात के चुनाव का रुख अब तक का क्या कहता है? क्या वाकई में इस बार जो बहुसंख्यक वोट है, यानी जो हिंदू वोटर्स हैं वो एकजुट हैं, और मुसलमानों में टूट फूट का डर है? इसी वजह से तमाम राजनीतिक दल अब ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे अपनी तरफ उन्हें रिझाया जा सके। विष्णु जी, आप म्यूट पर हैं सर, अपना प्लीज आप अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट करूं? तो हेलो विष्णु जी, आपको सुनाई आवाज दे रहा है मेरी? क्या? हेलो, चलिए ठीक है, मैं दिलीप जी का रुख करती हूँ। कुछ तकनीकी खामी आई हुई है। दिलीप जी, जो चर्चा हम वोट बैंक को लेकर कर रहे हैं, इस बार का चुनाव किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? किन वोटर्स में कितना बंटवारा होता हुआ नजर आ रहा है? वैसे तो हम कहते हैं कि ये त्रिकोणीय मुकाबला है क्योंकि आम आदमी पार्टी आई है, लेकिन 14 कैंडिडेट्स एमआईएम ने रखे, ओवैसी की जो पार्टी है, उनमें से अहमदाबाद में 3 या 4 सीटें ऐसी थी जहां उसका हमें ये देखना पड़ेगा कि उसकी क्या असर होगा। लेकिन देखिए, बापूनगर में उनके जो कैंडिडेट थे उन्होंने छोड़ दिया लास्ट मोमेंट पे और वो कांग्रेस के साथ जुड़ गए। कच्छ में भी उन्होंने कैंडिडेट दिए हैं और बाकी जहां भी माइनॉरिटी वोट्स थोड़े से ज्यादा है वहां उन्होंने दी है। तो मुझे लगता है काबलीवाला, जो कि गुजरात प्रेसिडेंट है एमआईएम के, वो अपने बलबूते पे शायद थोड़ा सा इंपैक्ट करेंगे जमालपुर खाड़िया में, क्योंकि जब लास्ट टाइम भी वो यहां से खड़े हुए थे तो उसकी वजह से भूषण जीत गए थे, बीजेपी के जो प्रत्याशी थे वो। लेकिन जैसे बापूनगर में हुआ वहां अभी वो बात नहीं रही है। दरियापुर है, मुझे लगता है वहां भी चतुर्कोणीय है, 4 लोग है, आम आदमी पार्टी भी है, तो बट जाएगा। तो बात त्रिकोणीय की जगह एमआईएम का कैंडिडेट जहां भी है वहां चतुर्कोणीय हो गया। इसलिए हुआ कि एक तरह से बैलेंस भी हो गया। समझो अगर काट रहे हैं एमआई के वोट, कांग्रेस के वोट काटेंगे तो आम आदमी पार्टी का जो प्रत्याशी होगा वो बीजेपी के वोट काटेंगे। तो मुझे लगता है कुल मिला के एमआईएम की वजह से वो ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। और बिहार में जो फायदा हुआ, बिहार में उन्होंने 5 सीट ले ली, महागठबंधन की सरकार नहीं बनी, तो एक मैसेज ये गया था कि अगर एमआईएम आती है तो उनसे फायदा बीजेपी को होता। तो जो माइनॉरिटी स्ट्रेटेजिक वोटिंग करते हैं वो शायद गुजरात में सोचेंगे कि अगर एमआईएम के साथ हम गए और बीजेपी को फायदा हो गया, तो मुझे नहीं लगता वो इस तरह से करेंगे। तो वो फैक्टर नहीं करेगा। जो बल अपना प्रत्याशी है वो अपने बलबूते थोड़े से वोट ले जाएंगे। लेकिन आप आदमी पार्टी भी है, तो दोनों तरह से बैलेंस हो रहा है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है ऐसी सीट जहां एमआईएम है वहां वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये आम आदमी का जो फैक्टर आप बता रहे हैं उसी पर इरफान जी से रिएक्शन ले लेते हैं। एआईएमआईएम से हमारे साथ हैं। देखिए, एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं इरफान जी कि आपको जो कामयाबी बिहार चुनाव में मिल गई, जो वोट बैंक आपने छीन लिया कांग्रेस का, वो वोट बैंक यहां पर आप नहीं छीन पाएंगे क्योंकि आम आदमी पार्टी भी है। मुकाबला त्रिकोणीय नजर आता है और उतनी कामयाबी आपको नहीं मिल पाएगी जितनी आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि ओपिनियन पोल में भी यही आंकड़े थे हमारे। आम आदमी पार्टी अच्छा खासा वोट बैंक लेकर जा रही है मुसलमानों का। देखिए मोहतरमा, आम आदमी यहाँ वोट बैंक छीनने की या किसी को हाथ से कुछ जुटाने की बात नहीं, यार हमारी बात है
हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी, हिस्सेदारी की और क़यादत खड़ी करने की। आम आदमी पार्टी 182 पूरे विधानसभा की सभी सीटों पर लड़ रही है, हम सिर्फ 13 पे लड़ रहे हैं, तो वोट बैंक बट नेचर उनका ज्यादा होगा, लेकिन कितने परसेंटेज रिजल्ट कन्वर्ट होता है वो देखना है। यहां पर बात हो रही है कि हम लोग मुस्लिम वोट का तुष्टीकरण करेंगे, मुस्लिम वोट का डाइवर्जन करेंगे, ऐसी बात नहीं है। इसके पहले मुसलमान समाज को पहले कोई मजबूत विकल्प नहीं मिला था। और रही बात, अक्सर कांग्रेस के मेरे मित्र अक्सर डिबेट में हम पर आरोप लगाते हैं, सोशल मीडिया में आरोप लगाते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। तो मैं आपके माध्यम से मैसेज देना चाहूंगा कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होती तो शायद कम से कम 60-70 सीटों पर लड़ते जहां मुस्लिम वोट निर्णायक है। लेकिन असद साहब ने यह निर्णय लिया कि जहां पर जिस विधानसभा में हम मजबूत हैं, जहां मुस्लिमों के वोट का डाइवर्जन नहीं होता है, जहां मुस्लिम वोट का तुष्टीकरण नहीं होता है, हम वही सीट लड़ेंगे। नंबर 1। नंबर 2, हम अगर चाहते तो भरूच जिले की वागरा सीट पर लड़ सकते थे, हमारे पास संगठन था, लेकिन कांग्रेस ने वागरा सीट पर से सुलेमान पटेल को उम्मीदवार के तौर पर उतारा। असद साहब ने कहा हम वहां नहीं लड़ेंगे, क्योंकि अगर हम हमारा प्रत्याशी वहां उतारे थे मुस्लिम, तो मुस्लिम वोट डाइवर्जन होगा और उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी होगा। दूसरी सीट कच्छ की अबड़ासा में हमने नहीं उतारा, हमारे पास वहां भी संगठन है। कच्छ में हम 2 सीट लड़ा रहे थे, हम 5 का टारगेट लेकर बैठे थे, जब हम 50 सीट का टारगेट करके 6 महीने बैठे थे। उसके पहले हमने अबड़ासा सीट में हमारे पास कैंडिडेट मौजूद है, आज उसकी नाराजगी भी हम झेल रहे हैं, लेकिन अबड़ासा में कांग्रेस ने मुस्लिम को उम्मीदवार के तौर पर उतारा, हमने हमारा प्रत्याशी वहां नहीं उतारा, इसलिए कि अगर हम वहां मुस्लिम कैंडिडेट उतारते तो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता। लेकिन एक मिनट, मेरी बात कंप्लीट, लेट मी कंप्लीट। हम ये कांग्रेस की बात करें, हम तो ये चाहते हैं कि गुजरात विधानसभा में मुस्लिम क़यादत ज्यादा से ज्यादा खड़ी हो। यहां तक कि हमने केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी पार्टी ने जम्बूसर से साजिद भाई को टिकट दिया, वहां भी हमारे पास वो कैंडिडेट मौजूद था, वहां भी संगठन था, लेकिन हम चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा अवैध साहब का टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपना टारगेट बता विधानसभा में चुन कर जाए। आप तो कहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी ने 27 सालों में इस प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया, आप 13 उम्मीदवारों को उतार के क्या कर लीजिएगा सर? कैसे इनको सत्ता में आने से आप रोक लेंगे, बताइए। 13 की कहां बात कर रहे हैं, सांसद में 400 प्लस की संसद भवन है, वहां सिर्फ 2 दीवाने हैं, एक असदुद्दीन ओवैसी और हमारा दूसरा है इम्तियाज जलील साहब। पूरे 2 सांसद पूरे 400 पर भारी पड़ते हैं। जब अवैसी साहब बोलते हैं दूसरे सारे 400 सांसद, यानी आप सत्ता से उखाड़ने के लिए नहीं आए हैं, आप हम अपनी क़यादत खड़ी करेंगे मैडम। हाँ। अगर हम सत्ता में आने की जब बात आएगी, असद साहब अक्सर कहते हैं कि ना मुझे मंत्री पद चाहिए ना कुछ चाहिए। हम आंध्र में भी हमारे 7 से 8 एमएलए, लेकिन हम हमारी क़यादत, हमारे मुस्लिम समाज की बात, हमारे मुस्लिम समाज के खिलाफ बनने वाले कानून का विरोध करने के लिए संसद में भी जाएंगे और विधानसभा में भी जाएंगे। आ गई आपकी बात। पार्थिव राज जी, यहाँ तो लड़ाई विपक्ष में नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 की नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी कहती है कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट खराब मत करिए, विकल्प के तौर पर हमें चुनिए। आप देखिए, ये भी कह रहे हैं कि हम तो विपक्ष में बैठने आए, बीजेपी को सत्ता में तो नहीं उखाड़ेंगे हम। प्राची जी, खास करके आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब देता हूं कि आपने एक पार्टी की, दिल्ली की पार्टी की बात की। मैं बताऊं कि ये बड़े मियाँ छोटे मियाँ की इवेंट कंपनी है। पहले बड़े मियाँ आते हैं, इवेंट करके चले जाते हैं, छोटे मियाँ आते हैं, इवेंट करके चले जाते हैं। और बड़े मियाँ छोटे मियाँ का ऐसा सेटिंग है कि वो अपने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करते हैं और उसी में वो उम्मीदवार जो होता है वो बड़े मियाँ की तारीफ भी कर देता है। बड़े मियाँ मोदी साहब है और छोटे मियाँ केजरीवाल साहब है। अब दूसरी बात बताता हूँ, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि जब से नॉमिनेशन फाइल हुए, बताओ मुझे, केजरीवाल साहब इससे पहले तो बहुत सारे इवेंट्स करने यहाँ गुजरात पहुँच जाते थे, बहुत सारे उन्होंने इवेंट्स कर दिए, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट चला दिए, सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट चला दिए, पर जब से नॉमिनेशन फाइल हुआ है बोरिया बिस्तरा बांध के चले गए वापस दिल्ली, छोड़ के चले गए, क्योंकि उनको पता है उनको जो करना था वो करके चले गए, उनको सिर्फ वोट शेयर लेना था। दूसरी बात आती है कि भैया हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, मीम के साथ ही बता रहे थे, भैया ये तो बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान है, आप लड़िए ना 182 पे, और भी पार्टी लड़े, हमको कोई दिक्कत नहीं है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। सुनिए, अभी आगे तो सुनिए, आप बोल रहे थे तो मैं बीच में नहीं बोल रहा था साहब। मुझे ये बताओ कि आपको कितनी सीटों पे लड़ना है। वो भारतीय जनता पार्टी का ट्रेजरर, उनका जो खजांची है वो और उसके नेता आके मीम के कार्यालय पे कौन सी ऐसी खानगी मीटिंग करते हैं, ऐसी कौन सी गुप्त मीटिंग करते हैं और उसमें ये तय होता है। ये गुजरात की जनता जानती है, क्योंकि ये अखबारों में आया था, सबने देखा है, इसलिए सब खुला पड़ा हुआ है। हम ये कहते हैं कि जो इंजन की बात करते हैं कि ये हमारी डबल इंजन की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार के हम कहते हैं 4 पहिए हैं। 2 पहिए हैं ईडी और सीबीआई,
जिससे कहीं ना कहीं विपक्ष में बैठे लोगों को डराने की, धमकाने की कोशिश की जाती है। और जो दूसरे दो पहिए हैं, एक पहिया है ओवैसी और दूसरा पहिया है केजरीवाल, इसी सहारे ये गुजरात में चुनाव जीतने आए हैं। पर गुजरात की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार परिवर्तन चाहिए। जो ये ए टीम, बी टीम, सी टीम, XYZ जो भी है, उनको घर पे भेजना है। और इस बार गुजरात में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सत्ता में 120 तो आम आदमी पार्टी थी, सीट टक्कर आपकी और बीजेपी की थी, उसके बावजूद आप सत्ता से नहीं उखाड़ पाए। लेकिन कमलेश जी, आपको क्या 27 साल की उपलब्धियां इतनी कम पड़ गई हैं कि आरोप आप पर ये लग रहे हैं कि आपको बी टीम और सी टीम की जरूरत पड़ गई है वोट काटने के लिए? नहीं, आरोप और प्रत्यारोप होते रहते हैं मैडम, लेकिन बताइए कि ये छोटा रिचार्ज और बड़ा रिचार्ज जो भी बातें हो रही है, भारतीय जनता पार्टी को कभी भी ऐसी बात करने नहीं आई कि ये मुस्लिम वोट है, ये हिंदू वोट है। कभी नहीं किया, कभी बात नहीं किया गुजरात में। और मैं बताऊं, जब उसको पहली बार चांस मिला अगर राष्ट्रपति का चुनाव के अंदर, तो पहले हमने मुस्लिम राष्ट्रपति विराजमान किए। और आज जो पार्टी आज भारत जोड़ो यात्रा लेके निकल रही है, वो बारी बारी अब तो बात करती है, आदिवासी की बात करती है, आदिवासी की बात करती है। अब भाई आदिवासी की बात करती है, तो जब भारतीय जनता पार्टी को चांस मिला राष्ट्रपति बनाने के लिए, तो हमने एक आदिवासी महिला को चुना, तो तब वह ये कांग्रेस पार्टी कहां थी भाई? यानी वोट बैंक की राजनीति आप कर रहे हो और जो लोग कर रहे हैं, लेकिन गुजरात की जनता उसको फिर से मतदान इसके तरफ नहीं करेगी। इसका कारण मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी जो भी बात करती है वो पॉजिटिव मत के साथ करती है, सकारात्मक और हकारात्मक मतों के कारण करती है। जो पॉजिटिव काम होता है हम वो लेके बाजार के अंदर, चुनाव के अंदर मतदारों के साथ जाते हैं और मतदार हमें बार बार आशीर्वाद मिलता है, इसीलिए कि हम कभी नकारात्मक नहीं करते, हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते। और वोट बैंक की राजनीति करते तो आप बताइए, तलाक 3 तलाक वाला जो वो है, अभी बहनें हमारी खुश है, बहुत खुश है। क्यों? मुसलमान बहनों के लिए हमने बनाया, तो हमने तो ऐसा नहीं सोचा कि ये इसका फायदा होगा, बहनों को फायदा होगा, हम ऐसा कर ले। तो हम लोगों ने जो भी किया, सबका साथ सबका विकास के साथ काम किया है। आपके पास सबका साथ सबका विकास है, आपके पास इतनी सारी उपलब्धियां हैं, तो आप जब जनता के बीच में जाइए तो इन उपलब्धियों को गिनाइए। क्यों फिर आप औकात के पीछे पड़े हैं? क्यों फिर आप पिछले बयानों को लेकर आ गए हैं? नहीं, ऐसा कोई बयान लेके हम लोग जनता के बीच नहीं गए। हम लोग हमारे जो काम किए 27 सालों के अंदर, हम कांग्रेस वाले बोलते हैं कि हमारा काम दिखता है, हमने तो हमारे काम दिखाए। जैसे यहां बताया, इसके आगे आगे जो पानी नहीं मिलता था गुजरात के अंदर, जो बिजली नहीं मिलती थी 24 घंटे बिजला गुजरात के अंदर, वो सब देने के बाद सोलर, अभी गुजरात का एक आदमी, जैसे आप बोलते हो ना, तो वो अपने छत के ऊपर सोलर प्लांट लगा के बिजली पैदा करता है और बिजली बेचता है, तो बेचने वाला भी गुजरात हो गया भाई। तो ये विकास का मॉडल है और विकास का मॉडल को समर्थन करने वाले सब लोग मिलते हैं। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं मुकाबला जारी है, सबसे बड़ी टक्कर। सवाल अब वोट बैंक को लेकर है कि क्या मुस्लिम वोट बैंक में टूट फूट हो रही है और क्या डर है कि मुस्लिम वोट बैंक इस बार बढ़ सकता है। इसी वजह से तमाम नेताओं की तरफ से अब ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिसमें वोट बैंक को रिझाने का काम किया जा रहा है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। इरफान जी, अभी ब्रेक पर जाने से पहले सबका साथ सबका विकास, ये जो नारा है बीजेपी का, एक बार फिर से कमलेश जी ने दोहराया, आपको क्यों नहीं नजर आता? ये तो बार बार कह रहे हैं कि जो भी विकास हमने किया है, जो भी परियोजना, जो भी योजना हम लेकर आए हैं, हमने तो सबको दिया है, बिना भेदभाव, बिना जाति, बिना धर्म देखे हुए। नहीं, वही हम बात कर रहे हैं ना कि हमने सबको दिया है। कमलेश जी, इरफान जी, काबिल दोस्त डॉक्टर साहब ने बताया सबका साथ सबका विकास, तो आप इस एरिया की बात कर लीजिए और सिटी के एरिया की बात कर लीजिए, जहां मुस्लिम समुदाय एक जत्थे में रहता है। भाई साहब ने बताया कि हम सारे लोग साथ में हैं, तो सबसे पहले आसान धारा हटा दीजिए, सबसे पहले आसान धारा हटा दीजिए कि जहां पर हिंदू मुस्लिम बॉर्डर पर रहता है, आपने आसान धारा लाकर कितने लोगों का नुकसान कर दिया। जहां आपका बेनिफिट होता है, आपके समाज के, आपके लॉबी के बिल्डर होते हैं, वहां उनको फायदा करें, वहां फ्लेक्सिबिलिटी लिया के रहते हैं। आप जाकर सिटी के लोग देख ले, कालपुर दरियापुर, वहां की सड़कें देख लीजिए, वहां की गलियों का विकास देख लीजिए, और उसके सिटी के कई सालों के बाद बनने वाला जुआपुरा का विकास देख लीजिए, और जुआपुरा के कई साल बनने के बाद सैटेलाइट देख लीजिए, भोपाल देख लीजिए, आमली देख लीजिए, वहां पर विकास देख लीजिए। वहां आपको स्विमिंग पूल मिल जाएगा, जुआपुरा आज 35 साल से ज्यादा डेवलप हो चुका है, उसको डेवलप हुआ। वहां ना आपको स्विमिंग पूल मिलेगा, ना कॉमन लाइब्रेरी है, ना कोई हॉस्पिटल है, ना फायर ब्रिगेड है। और उसके बाद 10 साल, अभी रिसेंटली 10-12 साल में डेवलप हुआ है भोपाल, वहां आपको फायर ब्रिगेड मिल जाएगा, हॉस्पिटल मिल जाएगी, पूरी सड़कें मिल जाएगी,
सारे पानी की सहूलतें मिल जाएगी, ड्रेनेज लाइन की सहूलतें वही है। तो ये कहाँ का विकास है? वन तरफ का विकास है। कॉमन सिविल कोड के नाम पे आप हमको छेतर रहे हैं, हिजाब के नाम पर बात आ रही तो आप हमको दबाते हैं। ये कहाँ का विकास हुआ? सिविल कोड को लेकर आपत्ति क्यों है? ये तो सबके लिए कानून है, इसमें कोई धर्म तो है नहीं। मैडम, कॉमन सिविल कोड में हम सिर्फ हिजाब मांग रहे हैं हाँ। कि हमको हिजाब दे दीजिए। जब सिख भाइयों को पंजाबी उनका जो दस्तार कहते हैं, आने तो दीजिए, पहले नॉर्म्स तो पता करने दीजिए। इससे पहले ही विरोध क्यों शुरू कर दिया आपने? अरे मैडम, हम विरोध की कहाँ कर रहे हैं? हम तो ये बता रहे हैं हमें दे दीजिए। हाँ। और वो बोल रहे हैं हम कॉमन सिविल कोड, कॉमन यूनिफॉर्म होगा तो स्कूल में अलाउड नहीं होगा हिजाब, यहाँ जॉब पे अलाउड नहीं होगा। अगर कोई महिला एयरपोर्ट में जाती है, पायलट बनती है तो उसको अलाउड नहीं होगा। मैडम क्यों? वो हमारे संवैधानिक अधिकार है और संविधान ने छूट दी है कि स्वतंत्र परिवेश, स्वतंत्र वाणी, स्वतंत्र भाषा। तो फिर संविधान का छेद क्यों कि सब कुछ समान हो? आप नहीं चाहते सब कुछ समान हो? यूनिफॉर्म सिविल कोड होना आ रहा है ना कि जिस भी धर्म में जो भी कुरीति है, मुदाखलत के बगैर, हमारी शरीयत में मुदाखलत के बगैर। सर, शरीयत से चलेगा देश, संविधान से चलेगा? फिर हमको हमारी शरीयत, क्योंकि स्वतंत्र धर्म का अधिकार चलेगा, संविधान से चलेगा। स्वतंत्र धर्म का अधिकार संविधान से चलेगा, संविधान से चलेगा, लेकिन संविधान में स्वतंत्र धर्म का अधिकार दिया हुआ है। तो फिर संविधान से ऊपर आप नहीं हो सकते ना? संविधान को अगर कोई कानून आ रहा है तो पहले देख लीजिए, गलत नैरेटिव क्यों सेट कर रहे हैं? चाहते हैं संविधान को बचाने नहीं, गलत नैरेटिव सेट मत करिए। लेकिन डॉक्टर कमलेश जी, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आई है तो आपसे रिएक्शन लेना जरूरी है। चुनाव से ठीक पहले आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड याद आ जाता है। आपकी इतनी उपलब्धियां, उन पर चुनाव लड़ लेते। ऐसा क्या था कि आपने अब छोड़ा ये जिन? पहले मुझे ये बताओ कि ये जो हम यूसीसी की बात करते हैं, क्या गलत करते हैं? देश के लिए कोई खतरा है इससे? आप वो बात बताओ कि चुनाव के मुद्दे कर रहे हैं, वो करके आप हमारे सामने प्रश्न करते हैं। लेकिन आप बताओ कि ये क्या गलत है? कांग्रेस ने भी अपना स्टैंड बताना चाहिए कि यूसीसी के बारे में एक इंजन नहीं चल रहा, दूसरा इंजन लगा रहे हो सरकार में, पब्लिक को बताना चाहिए। हम लोग अभी आप क्यों ला रहे हो? 1981 में हमारा जब पहला एजेंडा बना, तब से ये हमारा एजेंडा है, आज से तो नहीं है। तो कोई बनता है भाई, आप बोलते हैं कि राम मंदिर हमारा पहले से। 27 साल से आप थे ना यही चीज हमने राम मंदिर के बारे में बताया था, यही चीज हमने 370 के बारे में बताया था, और यही चीज हम यूसीसी के बारे में बता रहे हैं। अपने ही आपको बातों को पूरा करने के लिए 27 साल लग गए। एक एक करके बोलेंगे, ज्यादा सही रहेगा। मेरे साथ बाहर से भी मेहमान है, उनके पास में चल लेती हूँ। विष्णु जी, लड़ाई वोट बैंक को लेकर है। तमाम राजनीतिक दल अपने अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार क्या लगता है, AIMIM और आम आदमी पार्टी कितना खेल बिगाड़ सकती है, किसको नुकसान पहुंचा सकती है? चलिए, उनसे तकनीकी खामी हो रही है, संपर्क उनसे बीच में टूट गया है। लेकिन पार्थिव राज जी, जो बात कमलेश जी इस वक्त कर रहे थे कि यूसीसी उनका शुरुआत से एजेंडा था, शुरुआत से उनका वादा था कि वो यूसीसी लेकर आएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। जब उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया तो आपने कैसे जोड़ दिया कि ये ध्रुवीकरण है, ये तुष्टीकरण की राजनीति है? प्राची जी, आर्टिकल, हमारे संविधान का आर्टिकल 44 उसका स्टेट डायरेक्टिव पॉलिसी के अंडर में ये पूरा मुद्दा आता है। 27 साल से यहाँ पे बहुमत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इससे पहले गोवा ने यूसीसी को लागू कर दिया है। चुनाव के ठीक पहले आपको यूसीसी याद आता है तो 27 साल तक आप तो स्टेट पॉलिसी का मैटर है ना, ये तो सेंट्रल पॉलिसी का मैटर तो नहीं है। आप तो बहुमत में थे, तो आपको इतना टाइम क्यों लग गया यूसीसी को याद कराने के लिए? दूसरी चीज वो बात कर रहे थे, विकास की बात कर रहे थे, इसी रिवर फ्रंट की बात कर रहे थे। तो कमलेश भाई को मैं याद कराना चाहूंगा कि उनको श्रेय यूपीए की सरकार को देना पड़ेगा। जब ये प्रोजेक्ट मेरे सवालों से सर आप गुस्सा हो जाते हैं। म्यूनिसिपल मेरा एक छोटा सा सवाल जोड़ लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, छोटा सा सवाल जोड़ लीजिए। उनके शासन में यूसीसी पर स्टैंड क्या है कांग्रेस का, बता दीजिए एक बार। देख लो, यूसीसी पर स्टैंड क्या है बता दीजिए, फिर विकास की बात कर लेंगे। सरदार ब्रिज है, नेहरू ब्रिज है, गांधी ब्रिज है, आज भी खड़े हैं। और ये लोग क्या कर रहे हैं? यूसीसी पर आपका स्टैंड क्या है? वालों को, यूसीसी पर आपका स्टैंड क्या है सर? ब्रिज बनाने दिया, पार्थिव राज जी, ये किसको ब्रिज बनाने दे रहे हैं? पार्थिव राज जी, घड़ी बनाने वाली कंपनी को। पार्थिव राज जी, मेरी आवाज आ रही है? मुद्दा यूसीसी है कि महंगाई है? मुद्दा यूसीसी है नहीं, तो आप अपना स्टैंड बता दीजिए ना। ये बता दीजिए यूसीसी पर आपका स्टैंड क्या है? कि मोरबी दुर्घटना नहीं, आपने सवाल खड़े किए, आपने कहा तुष्टीकरण की राजनीति है, तो स्टैंड बता दीजिए। गुमराह मत करिए जनता को, गुमराह मत करिए जनता को। स्टैंड बता दीजिए, स्टैंड बता दीजिए सर, स्टैंड बता दीजिए। हम फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात करेंगे जिसमें हर एक आदमी को, मुद्दे भटकाएंगे सर, आप मुद्दों पर नहीं रहेंगे। आपको सवालों का जवाब नहीं देना है, ये मेरी जनता देख रही है, मेरे
दर्शक देख रहे हैं, आपको जवाब ही नहीं देना है। इरफान जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, आप जवाब नहीं देंगे सर? नहीं, आप स्टैंड नहीं बता रहे, आप स्टैंड बता दीजिए, आप स्टैंड बता दीजिए। मेरी मर्जी क्या है? 27 साल पहले, 27 साल से यह बहुमत में लागू कर देते, किसकी वेट करके बैठे थे? यानी गलत है। अरे अब ये बताओ ना, 27 साल क्यों गलत है कि सही है? नहीं पूछ रही नरेंद्र भाई से पूछिए, गलत है कि सही है? गलत है कि सही है? नरेंद्र भाई को पूछिए, गलत है कि सही है? मुझे ये बताओ ना, गलत है कि 2002 से सही है? 12 साल मुख्यमंत्री थे, गलत है कि नरेंद्र सही भाई है? गलत थे, उसका चलिए ठीक, नरेंद्र भाई गलत है या सही है, इसका जवाब आपके पास सही है सर। ये डबल स्टैंडर्ड अगर राजनीति में होगा तो फिर चल क्या काम? इरफान जी, नरेंद्र भाई लागू नहीं करते, आपको हर चीज में तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण क्यों दिख जाता है? बेट द्वारका में जब कार्रवाई होती है तो आप लोग आ जाते हैं निकल के और कहते हैं ये तो जी बहुत गलत कार्रवाई है। अरे कहीं पर अतिक्रमण है, अवैध अतिक्रमण है और कार्रवाई कर दी सरकार ने तो गलत क्या? मैं आ रही हूँ कमलेश जी आपके पास। मैडम, सिर्फ मुस्लिम विस्तार में ही गवर्नमेंट को, मौजूदा सरकार को अवैध बांधकाम दिखता है, अवैध तरीके का बांधकाम, अवैध घटनाएं दिखती है। क्या दूसरे विस्तारों में अवैध अतिक्रमण नहीं है, अवैध बांधकाम नहीं है? मेरा ये सवाल है कि सिर्फ मुस्लिम विस्तारों में क्यों? और सीधा अगर कोई मुस्लिम समाज का कोई बंदा है, कोई नौजवान किसी घटना में अपराधी हुआ तो सीधा उसके घर पर बुलडोजर का मतलब क्या? कोर्ट है, पुलिस है, एफआईआर है, कानून है, जज है, सीधा बुलडोजर? ये कहां की तानाशाही है? ये किसने हक दिया आपको? तो बंद कर दो सारी अदालतें, सारे कोर्ट, सारे पुलिस स्टेशन को ताले मार दो और बुलडोजर लेकर निकल जाओ। ये किसने हक दिया आपको कि अगर कोई दारू के केस में आता है या किसी क्रिमिनल घटना में किसी का नाम आता है, उसको हाई कोर्ट ने, नामदार कोर्ट ने आरोपी साबित नहीं किया है, उसके पहले आपने सीधा उसका घर तोड़ दिया, उसका परिवार को रोड पर लाकर रख दिया। किसी एक की गलती से, किसी एक की भूल से पूरा परिवार क्यों प्रताड़ित किया जाता है? क्यों भारतीय जनता पार्टी बुलडोजर का उपयोग करती है? क्यों उसको भरोसा नहीं है जज पे? क्यों अपना पुलिस एफआईआर पर उसको भरोसा नहीं है? क्यों जज के फैसले पर भरोसा नहीं है? सीधा खुद ही जज, खुद ही वकील, खुद ही फैसला। ये कहां का नहीं है? इसीलिए हम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जाए। सुनिएगा सर, पहले सवाल सुनिएगा, आप लोग सवाल नहीं सुनते। आपको तो भरोसा है ना जज पे, कोर्ट पे? बिल्कुल बिल्कुल। तो जो ये इतनी तानाशाही कर रहे हैं और ये बुलडोजर लेकर पहुंच रहे हैं गलत तरीके से, आपने बेट द्वारका का कहा, हालांकि आपने इसे मुस्लिम समाज से जोड़ दिया, मैं इसमें धर्म नहीं देख रही थी सर, तो आप क्यों नहीं चले जाते हैं कोर्ट? चले जाइए। हम चाह रहे हैं कोर्ट, लेकिन कोर्ट के जजमेंट कब आता है आपको पता है? उसका शायद वो 20 साल में या 25 साल की उम्र में अगर वो एफआईआर का मतलब मुकदमा दायर करता है, शायद पता नहीं कितने साल उसको लग जाएंगे जजमेंट आते, उसके बाद क्या होगा? तब तक तो उसका परिवार तो भरोसा है कि नहीं है कोर्ट पर? बिल्कुल है ना। हमने भरोसा किया, तभी बाबरी का फैसला हमने स्वीकारा, हमने सर पे उठाया, अपने आंखों से लगाया कि जो माननीय। तो फिर आप चले जाइए तमाम दस्तावेजों को और सबूतों को लेकर। डॉक्टर कमलेश जी, इतनी ज्यादती क्यों कर रहे हैं आप? आपको, आपके ऊपर जो एक हिंदुत्व का जो आरोप लगता है कि आप सिर्फ हिंदुत्व का एजेंडा आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप क्यों बेट द्वारका में पहुंच गए बुलडोजर लेकर? आप सिर्फ मुस्लिम विस्तारों में क्यों जाते हैं? प्राची मैडम, मैं बता रहा हूँ कि जब कहीं अतिक्रमण होता है या जो कायदेसर नहीं होता है जो बांधकाम, उसको तोड़ने की बात किया, तब आप उसका प्रोटेक्शन करते हो, तब पता चलता है। और प्रोटेक्शन का आधार आप हिंदू मुस्लिम करोगे क्या? अरे भाई, अतिक्रमण है तो अतिक्रमण है। द्वारका बेट में जब आपने बुलडोजर चलाया, उसको एक भी नोटिस कोई फर्क नहीं होता है। अरे कोई फर्क नहीं होता है। आप मुस्लिम समुदाय को अगर उन्नति चाहते हो, आपको शिक्षण देना चाहते हो, उसको पढ़ाई देना चाहते हो, अच्छा विकास का साथ के साथ अच्छे गुजरात मॉडल के साथ जुड़ना चाहते हो, देश के अंदर उसकी उन्नति हुई है। यही समुदाय की, जी ऐसे नहीं समझ में आ रहा, मुझे समझने तो दीजिए कि उन्होंने क्या कार्रवाई की है। बता दीजिए कमलेश जी, कार्रवाई कैसे जायज थी और आपने क्या क्या नॉर्म्स फॉलो किए हैं? नहीं, देखो, जो भी अतिक्रमण किया है, जब हम दूसरी पार्टी वाले चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं तब तो पता चलता है कि ये हिंदू है और ये मुस्लिम है। हमें तो पता भी नहीं था कि यहाँ 400 साल पहले क्या था और आज अभी द्वारका की भूमि के अंदर अतिक्रमण करके किसने दबाड़ कर दिया और उसको हटाने की बात कर रहे हैं। अब मैं कांग्रेस के मित्र को भी पूछता हूँ कि भाई, आप जहां भी जाते हो वहां एक ही बात लेके जाते हो, एक सूत्र लेके जाते हो कि न किसी बात पर, न किसी जात पर मोहर लगाई है हाथ पर। तो भाई अभी बताओ, सीएए का विरोध किस बात पर आप कर रहे हो भाई? 370 का विरोध किस बात पर कर रहे हो? ये अतिक्रमण का विरोध किस बात पर कर रहे हो? यही बात पर तो कर रहे हो। तो हिंदू मुस्लिम और वोट बैंक की राजनीति आपने नॉर्म्स फॉलो किए थे कि नहीं किए थे? हम सबका साथ और सुनिए सर, आप में से कोई भी सर सवाल तो सुन ही नहीं रहा है। पहले बताइए, आपने नॉर्म्स फॉलो किए थे या नहीं किए थे? इरफान जी का सवाल है, आपने नोटिस नहीं दिया। जैसे आपने ही बता दिया, भाई कोर्ट है, कचहरी है,
आप यहाँ रिवर फ्रंट के माध्यम से आप जोर जोर से चिल्ला के बोल रहे हो, तो यही तो आजादी है गुजरात की, यही तो लोग बाबा साहेब ने दिया है, संवैधानिक अधिकार है हमारा, तो परंपरा है। भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, आपने नहीं दिया अधिकार। आप स्टे ला सकते हो अगर आपके पास ऐसा लगता है कि यहाँ जानबूझ के तोड़ा जा रहा है, कोर्ट चले जाए, आप नॉर्म्स फॉलो नहीं करेंगे कमलेश जी, आप नॉर्म्स फॉलो नहीं करेंगे, इनका इंतजार करेंगे कि कोर्ट चले जाए। चिल्लाने से कुछ नहीं होता ना, बीच में मत बोलिए सर, चिल्लाने से कुछ नहीं होता ना, आप इनका इंतजार करेंगे कोर्ट चले जाए, लेकिन आप नॉर्म्स फॉलो नहीं करेंगे। ये कौन सा तरीका है सरकार चलाने का? नॉर्म्स फॉलो नहीं करेंगे ऐसा बात है ही नहीं, ऐसा होता तो अभी कब का रुक गया होगा। ठीक, कोई भी लोग फॉलो किए, लेकिन जो भी गैर कायदेसर था उसको हटाने की बात किया। पहले तो वो बताओ गुजरात की जनता तय करेगी भाई हमने सही किया, जनता तय करेगी ना, ठीक है, वो तो चुनाव की बात तय हो जाएंगे। पार्थिव राज जी, हर एक कार्रवाई में जो सरकार करती है, चाहे गुजरात की बात हो, चाहे फिर हम केंद्र सरकार की बात कर लें, उसमें ये जो मजहब और धर्म का चश्मा लग जाता है, इसका आधार क्या है? क्यों आपको लग जाता है कि ये एक तरफा कार्रवाई हो रही है? प्राची जी, आपने अभी दोनों पक्षों को सवाल किया, अतिक्रमण के बारे में सवाल किया, आपने बोला कोर्ट कचहरी जाना चाहिए, केस करना चाहिए अगर गलत है तो। मुझे ये बताइए कि अतिक्रमण जहाँ पे भी हुआ उनको लगा कि यहाँ पे गैर कानूनी तरीके से बांधकाम हुआ है, कंस्ट्रक्शन हुआ है, उसको उन्होंने तोड़ दिया। गुजरात में 27 साल के शासन में, खास करके नरेंद्र भाई के शासन में और पिछले कुछ सालों में, नवसारी का कृष्ण भगवान का मंदिर तोड़ दिया। कृष्ण भगवान कौन सी कोर्ट में जाएंगे आप मुझे बताइए? सूरत में रामदेव पीर का मंदिर तोड़ दिया, वो कौन से कोर्ट में जाएंगे? ऐसे 400 से ज्यादा, जितने औरंगजेब के टाइम में मंदिर नहीं टूटे उससे ज्यादा मंदिर यहाँ पे बीजेपी के शासन में टूट गए विकास के नाम पे, वो कौन से कोर्ट में जाएंगे? और ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि अतिक्रमण आपको लगता है गलत है, गैरकानूनी, आपने तोड़ा, तो आपको हिम्मत भी रखनी पड़ेगी कि आपके जो विधायक है, आपके जो काउंसिलर है, उनके जो गैरकानूनी जो बिल्डिंग्स हैं, उनके जो गैरकानूनी बिजनेसेस हैं जिसमें उन्होंने कंस्ट्रक्शंस कर दिए हैं, तो आप उसके ऊपर भी कार्रवाई करने की हिम्मत कीजिए ना, तब लोग बोलेंगे कि आप निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई करते हैं। अभी बात कर रहे थे सीएए की, तो अब सीएए से प्रॉब्लम इसलिए कि 14 लाख हिंदुओं को आपने हमारे देश का नागरिक नहीं है ऐसा कह के असम में डाल दिया, ये भी बात करनी पड़ेगी ना। आप जब बात करते हो, और ऐसे बहुत सारे मुद्दे की चर्चा इसलिए करनी पड़ रही है। मैं दिलीप जी के पास चली जाती हूँ। दिलीप जी, आप पूरी चर्चा को सुन रहे थे, चर्चा वोट बैंक की, चर्चा मुद्दों की, चर्चा इस बात की कि कौन किसकी तरफ जा रहा है। फिलहाल गुजरात के चुनाव का रुख है क्या, और इस बार कौन किसको मुश्किल में डाल सकता है? ये मुझे लगता है इस बार जैसा कहने कि अकड़ मौन गुजराती में जिसका कहते हैं, मतदार क्या सोच रहा है पता नहीं चल रहा है, एक थोड़ा सा अंडरकरंट जैसा लग रहा है, क्योंकि त्रिकोणीय है तो हमें समझ में नहीं आएगा कौन किसका वोट काटेंगे। बाकी जो आपने मुद्दे बताए, मुद्दा जरूर है, अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको तो जरूर तोड़ना चाहिए, इसमें तो कोई मना ही नहीं है, तोड़ना चाहिए। लेकिन फिर लोग ये भी पूछेंगे 27 साल से तो बीजेपी की सरकार है, तो अब तक नहीं याद आया, लास्ट मोमेंट पे क्यों आया? ठीक है, लास्ट मोमेंट भी आप कर सकते हैं, करते। जो यूसीसी का मामला है वो तो नागरिकों लिए, तो हम तो मानते हैं कि कई ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के मुद्दे, उसमें पॉलिटिक्स नहीं होने चाहिए, सब नागरिकों के लिए समान धारा होना चाहिए। कभी से वो लाना चाहिए था, पहले से ला के रख देना चाहिए था, तो इसमें भी मुझे नहीं लगता कोई ये हो रहा। लेकिन सवाल ये पूछा जाएगा कि ये तो केंद्र का मामला है, केंद्र सरकार क्यों नहीं लेके आए? उत्तराखंड ला रही है, असम ला रही है, गुजरात ला रही है। हम मानते हैं ये लोगों का मुद्दा है, केंद्र सरकार को लाना चाहिए। और इलीगल कंस्ट्रक्शन बहुत साल पहले से था, पहले से ही तोड़ देना चाहिए था, अभी नहीं तोड़ा। ये सभी अलग अलग थोड़े से मुद्दा इस बार ठीक है, मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन इनसे तमाम राजनेताओं के अपने अपने दावे हैं। दिलीप जी, तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता का जो मन है वो क्या कह रहा है और जनता किसके दावों और वादों पर विश्वास जताती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।